अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। कुछ आमतरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी आपको इरिटेशन होगी चूंकि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन चलता है। इतनी तबीयत खराब नहीं है जितनी मुल्क की खराब है, लिहाजा मुल्क से कम मैं बेहतर हूँ, उतनी तबीयत मेरी ठीक है। अच्छा नाज़रीन, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आज पहली दफा मुझे फखर करवाई, यानी फखर से मेरा सर बुलंद हो गया, फखर से मेरी छाती चौड़ी हुई है और मेरा सर आज ऊंचा हुआ है। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बुनियादी तौर पर यह था, ये चीफ जस्टिस के सामने इंतजामी मामला ये था कि जनाब आपका जो अमला है ये लोगों से धमड़ी पकड़ता है, पैसे पकड़ता है, ये लोगों से पैसे लेते हैं, यानी चिंदी चोरी करते हैं आम जुबान के अंदर। उन्होंने कहा जी कैसे पता चलेगा कि जनाब ये मेरा अमला चिंदी चोर है, ये पैसे उठाता है, धमड़ी लेता है। कहा गया जनाब ये जो कैमरे लगे हुए ना, आप कैमरों में चेक करें कि जनाब ये लोग पैसे पकड़ते हैं और पैसे लेते हैं, लिहाजा दिस इज हाउ ये सारी चीजें चल रही हैं। अगले दिन पता चला 2 दिनों बाद कि कैमरे ही नहीं है, कैमरे ही वहां से हटा लिए गए, गायब कर लिए गए। अब ये चीफ जस्टिस साहब ने ठीक किया, दिल खुश किया उन्होंने, यकीन माने दिल खुश किया है जो उन्होंने कैमरे ही गायब कर दिए। ना ढोला उसी ना रोला उसी, ये काम उन्होंने। मुझे याद आ रहा था बचपन में हमें स्कूल में कुर्सियां दी गई थी, यहां पर एक फट्टा लगा होता था, ऐसे करके आप लिखते थे। स्कूल की जानिब से अहकामात ये थे कि इस फट्टी के ऊपर आपने लिखना नहीं है, यानी अगर लिखने का शौक है तो आप कॉपी के ऊपर लिखे, फट्टी के ऊपर नहीं लिखना। अब मैंने उस फट्टी के ऊपर कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें बना दी। अब जब वो एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे थे उन्होंने जनाब राउंड लगाना शुरू कर दिया, रोला पड़ गया ना, पटकार उठे, उस क्लास में मार पड़ रही है, उस क्लास में मार पड़ रही है, तो इससे पहले कि वो हमारी क्लास में पहुंचे मैंने फट्टी उखाड़ कर फेंक दी, यानी फट्टी उखाड़ कर कहीं साइड पर कर दी। अब जिरका लग गया जनाब पहले कुर्सी किसने तोड़ी है, मैंने कहा जनाब मेरे साथ तो जुल्म हुआ, मेरी कुर्सी की फट्टी किसी ने गायब कर दी है। तो ये काम इन्होंने ठीक किया जो कैमरे गायब, बल्कि जो एग्जैक्ट खबर है ये आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन एक और खबर है और ये बड़ी परेशान कुल खबर है, सोशल मीडिया के लोगों पर धड़ाधड़ हमले जारी हैं और ये पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग हैं उठाए जा रहे हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अंदर से कोई बंदा है जो पॉइंट आउट करके लोगों के बच्चों को उठवा रहा है, यानी अंदर से बता रहा है, उनके एड्रेस दे रहा है, उनकी जगह बता रहा है और फिर ये नौजवान उठाए जा रहे हैं। अब ये बहुत सारे वो चेहरे हैं जिन्हें आपने या हमने शायद उस तरह से पहले नहीं देखा था, लेकिन इनके एड्रेस बताए जा रहे हैं, इन्हें ट्रेस करवाया जा रहा है और फिर इन्हें उठाया जा रहा है। ये भी आपके सामने रखते हैं। और अगेन पाकिस्तानी सोशल मीडिया का एक अथॉरिटी रखने वाला प्लेटफॉर्म, मेरा तो मोस्ट फेवरेट है रफ्तार, और ये वाकईतन रफ्तार है, इसकी स्पीड है, इसका रफ्तार है, इसका कंटेंट है, देखने से ये चैनल ताल्लुक रखता है। इसके ऊपर खौफनाक किस्म का हमला है और फरहान मलिक साहब जो इसके रूह रवां हैं, फरहान मलिक कोई आम बंदा नहीं है, एक टॉप है पाकिस्तानी मीडिया की, पाकिस्तानी मीडिया का एक दिमाग है, ब्रेन है, एक थिंक टैंक है, इटसेल्फ अपने आप में एक उस्ताद है, एक हाईली एस्टीम्ड रेस्पेक्टेड शख्सियत। मेरी तो इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन यकीन माने पाकिस्तान के अंदर में जिससे भी मिला उन्होंने कहा ना मेरा उस्ताद फरहान मलिक, मेरा उस्ताद फरहान। और जो भी बंदे जो क्रेडिबल शख्सियत आप देख रहे हैं, फरहान मलिक साहब उनके उस्ताद है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें अरेस्ट कर दिया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया कि आप एंटी स्टेट है, आप रियासत मुखालिफ है, आप रियासत के खिलाफ है। एक इंतहाई मुहज़्ज़ब सुलझा हुआ शख्स जो इस मुआशरे की बेहतरी के लिए असल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, असल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। यह तहज़ीक हम डिजर्व नहीं करते थे नाज़रीन, इतना नहीं होना चाहिए था, ये टू मच है। यानी किसी की इस मुल्क के अंदर कोई भी इज्जतदार नहीं है, यानी कोई भी बंदा क्रेडिबल नहीं, कोई भी इस मुल्क से मोहब्बत नहीं रखता। ये बड़ी अलार्मिंग सूरत बन गई है, समझ से बाहर। यकीन माने अब वो जो डर लगता था वो डर भी खत्म हो गया है। अगर फरहान मलिक साहब जैसे लोगों को भी आपने नहीं छोड़ना या उन्हें भी आपने एंटी स्टेट डिक्लेयर कर देना है तो ये बहुत मुश्किल है। ये हम वो गिरे लगा चुके हैं कि जो शायद खुलेंगे ही नहीं, ये वो गांठें लग गई हैं कि जो शायद दांतों से खोलने की कोशिश करें और ये तब भी नहीं खुलेंगी। फिर नाज़रीन एक और खबर आ रही है और खबर यह है कि अब इजराइल के अंदर पाकिस्तान का झंडा देखा गया है, बाकायदा पाकिस्तान का डेलीगेशन गया है, तस्वीरें आ रही हैं, फोटो आ रहे हैं और यहूदियों की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हमें इजराइल को तस्लीम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये इसमें मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियन या राय हो सकती है, लेकिन क्या हमारी पॉलिसी बदल गई है, क्या हमारी सोच या हमारी राय बदल गई है? इन सारी खबरों पर बातचीत करते हैं और कुछ एक रद्द अमल भी है वो भी आपके सामने रख देते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन अच्छा, ये सबसे पहले ये मोहतरम फरहान मलिक साहब के हवाले से मैं बातचीत करूंगा। इनके हवाले से पहले तो रफ्तार ने खुद अपने प्लेटफॉर्म से ट्वीट किया है और वो लिखते हैं कि कल इवनिंग को शाम के वक्त FIA के जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने रफ्तार के ऑफिस को विजिट किया बगैर किसी नोटिस के, यानी घुस आए, उन्होंने हमें हैरेस किया, हमारी टीम को तंग किया और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन या वजाहत उन्होंने नहीं दी। और फरहान मलिक साहब जो इसके रूह रवां हैं उन्हें अगले दिन 1 बजे ऑफिस में बुलाया, दफ्तर में बुलाया। अब फरहान मलिक साहब 1 बजे उनके दफ्तर में चले गए, यानी अंदाजा लगा लें अहमद दुरानी साहब के भाइयों का अभी तक कोई इल्म नहीं है। उन्हें जब ले जाया गया तो खबरें आई कि उन्हें टॉर्चर करते हुए ले जाया गया है और अभी तक कोई इतलात नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि ना फरहान मलिक साहब जनाब ठीक टाइम 1 बजे और 5 मिनट पहले ऑफिस में मौजूद थे और वहां पर पहुंच गए। हाउएवर आफ्टर मेकिंग हिम वेट फॉर आवर्स विदाउट कॉज द अथॉरिटीज अरेस्टेड हिम एट 6, यानी उन्हें 1 बजे बुलाया गया, वो 1 बजे मौजूद हैं, 2, 3, 4, 5 और फिर 6 बजे अरेस्ट कर दिया गया।
We are deeply concerned by this blatant intimidation of the independent journalism. Raftar stand for truth, accountability and the right to report freely without fear. अब ये सोशल मीडिया को अगर आप देखें ना, रफ्तार एक बड़ा क्रेडिबल इदारा है। रफ्तार की अथॉरिटीज भी यहां पर मौजूद हैं, उनके बैंक अकाउंट्स भी यहां पर मौजूद हैं। एक तो रफ्तार ने सोशल टैबूज को खत्म किया है। मुझे याद है ये पहला प्लेटफॉर्म है जिसने बच्चाबाजी के ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मुख्तलिफ जो माशरे के इशूज हैं और फिर जो तारीख हिस्ट्री उसका जो असल पर्सपेक्टिव है ये रफ्तार सामने रख रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ना हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है और ये वाकई दुरुस्त है। वी डिमांड इमीडिएट क्लैरिटी ऑन द मिस्टर फरहान मलिक्स अरेस्ट एंड कॉल फॉर द प्रोटेक्शन। वो कह रहे हैं कम से कम बताएं तो सही कि आप कहना क्या चाहते हैं, फरहान मलिक साहब के साथ करना क्या चाहते हैं। जनाब ने ट्वीट किया है फरहान साहब ने, वो लिखते हैं सोशल मीडिया पर आकर कि 1947 में मेरे अब्बा अपना सारा माल जायदाद छोड़कर अपनी बेवा मां और माजूर बहन को अपने साथ लेकर हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे। इन्होंने सड़क और फुटपाथ पर बैठकर तालीम हासिल की, डॉक्टर बने, 40 साल कराची के एक पसमानदा इलाके में सस्ते दामों गरीबों का इलाज किया। उनके सब बच्चे मुल्क से बाहर चले गए। अब सिर्फ अकेला मैं बचा था जहां जो पाकिस्तान के अंदर रह रहा था। पिछले 10 सालों में कितनी बार लोगों ने कहा कि फरहान मुल्क से बाहर चले जाओ, मैंने हमेशा इनकार किया, क्यों चला जाऊं, ये मेरे बाप का मुल्क है। आज मुझे नोटिस मिला है कि मैं एंटी स्टेट हूं, मैं रियासत खिलाफ हूं, मैं इस रियासत का दुश्मन हूं। ये वो फरहान मलिक बात कर रहा है कि जिसके कह रहे हैं कि मेरे अब्बा सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहां पर है, फुटपाथ पर उन्होंने जिंदगी गुजारी, बट आज उसका बेटा, सबसे काबिल बेटा शायद, आज वो रियासत मुखालिफ। ये मेरा मुल्क है, मेरे माँ बाप का मुल्क है, मेरा जीना मरना यहीं पर है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। जो भी बंदा ये कह रहा है ना पाकिस्तान में कि ये मेरा मुल्क है और मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूं, निजाम उसे मारता है। लिटरली बता रहा हूं कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि जब हमें हमारी गिरफ्तारियां हुई या मारधाड़ हुई तो हमने कहा कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस चीज का राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लिया तफे यानी पटकार मारने उन्होंने शुरू कर दिया कि नहीं 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 कॉन्स्टिट्यूशन का नाम तुमने क्यों लिया, आइन का तुमने नाम नहीं लेना। ये इस तरह वो मुझे याद आ रहा था लतीफ खोसा साहब ने ठीक कहा कि ये सरजमीन बेआइन हो गई है, तो ये सरजमीन बेआइन है जो कि पाकिस्तान के अंदर हुई। नाज़रीन ये जो अब इजराइल के हवाले से खबर है, ये जनाब आप खबर देख लें बराए मेहरबानी, अगर क्लैरिटी के साथ आपको नजर आ रहा हो, ये पाकिस्तान का झंडा है वहां पर। और ये खबर ये है कि unknown to the most Israelis, a delegation from the Pakistan visited Israel last week. और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है शार का, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो। इन्होंने जनाब वो कह रहे हैं कि इनवाइट किया और फिर पाकिस्तान का 10 रुकनी एक डेलीगेशन है जो कि इजराइल के अंदर गया है। और फिर ये भी लिखते हैं कि पाकिस्तान असल में एक ऐसा मुल्क है जो कि इजराइल को तस्लीम नहीं करता, लेकिन बहरहाल इनका ये है, ये यहां पर पहुंचा है और ये बड़ी एक पॉजिटिवली इस इमेज इस चीज को देख रहे हैं। फिर ये बता रहे हैं कि इन्होंने वो जगह भी विजिट की जहां पर हमास ने हमला किया था और ये सारी चीजें हुई हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा जा रहा है कि ये पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी करती है और ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी के लिए ऐसे इदारे छोड़े जाते हैं। ये असल लॉबिंग इसी को कहते हैं। जो लॉबिस्ट होते हैं या जो लॉबी करते हैं वो यही करते हैं। तो इन्होंने लॉबिंग करके ये 10 रुकनी डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है। ड्यूरिंग द विजिट पाकिस्तानी ग्रुप टूवर्ड हिस्टोरिकल एंड द कल्चरल सेंटर्स, और ये सारी चीजें इन्होंने विजिट की हैं। और इन्होंने कहा जनाब कि हम जर्नलिस्ट हैं, तो जनाब हम तो जनाब जर्नलिस्ट की कोई बाउंड्री शाउंड्री नहीं होती और ये सारी चीजें। अब देखिए मैं खैर ये एक अलग डिबेट है कि पाकिस्तान को इजराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 स्टेट सोल्यूशन और क्लियर कट ये पॉलिसी है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी फरमाया कि हम तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फलस्तीनियों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते। चीजें चेंज होती हैं, फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व होती है, डिप्लोमेसी इवॉल्व होती है, चीजें आगे बढ़ती हैं, हालात और वाकयात ऐसे बन जाते हैं कि जहां पर आपको बहुत सारी चीजों से मेरे ख्याल में एक शिफ्ट लेना पड़ता है। लेकिन क्या ये सोचने वाली बात है कि हमारी पॉलिसी इजराइल को लेकर चेंज हो गई है? क्या हमारी पॉलिसी कश्मीर को लेकर चेंज हो गई है? हम अब उस तरह से मकबूजा कश्मीर का नाम नहीं लेते, हम इंडिया का नाम भी नहीं लेते। जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था तो इधर घंटा लगाया गया था, एक घड़ी लगाई गई थी इतनी बड़ी, ये सरीना चौक में, उस घड़ी भी गायब हो गया और उसका घंटा भी गायब हो गया। अब ये डेलीगेशन जा रहे हैं और दिन आते वहां पर झंडा भी लगा रहे हैं, तस्वीरें भी जारी कर रहे हैं। और इनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जिन्हें सरकारी टेलीविजन के ऊपर नौकरियां दी गई थी। चीजें हो रही हैं और समझ नहीं आ रही कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, किधर ले जा रहा है, किस तरीके से चीजों को आगे ले जा रहा है। बहुत अलार्मिंग चीजें जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। नाज़रीन सोशल मीडिया उठाया जा रहा है तहरीक इंसाफ का, और ये गैर मामूली है, यानी बिल्कुल घुसकर इन्हें उठाया जा रहा है और गैर मामूली तौर पर उठाया जा रहा है। बहुत सारे नौजवान लड़के जो पहली दफा हमने देखे, माफ कीजिएगा, उन्हें वो सामने आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, बहुत सारे लोग हैं गायब हैं। 6-8 नौजवान हैं जिन्हें उठाया गया है। तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है ये उनका नाम लेने से डरती है, ये इमरान खान की ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते, बल्कि ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद ये दबाव भी डाल रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो जिब्रान इलियास साहब हैं या फिर अजहर माशवानी साहब हैं, उन्हें भी ये कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान में आए और यहां से आकर ऑपरेट करें।
تو بالکل ایک عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے. یعنی یہ تو سوشل میڈیا وہ ہے جنہوں نے بلا کتی جو کچھ انہیں ملے تھے نشانات وہ سب انہوں نے جناب پہچان کر دیے تھے اور بتائے تھے, لیکن اب یہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں اور بری طرح سے یہ نوجوان ٹارگٹ ہو رہے ہیں. بہت سارے صحافی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب شاید یہ اندر سے کوئی باقاعدہ سے گائیڈ کر رہا ہے, بتا رہا ہے. بہت سارے ان کو تو باقاعدہ ٹیلی فون کالز کی جاتی ہے, انگیج کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ گرفتار ہوتے ہیں. کون ہے کون کیا کر رہا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے. لیکن یہ جو کام کیا ہے معزز چیف جسٹس نے, قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے کمرہ عدالت میں لگے 2 کے علاوہ تمام کیمراز اور سٹاف آفس کے مین دروازے پر لگائے گئے کیمروں میں کیمرے بھی ہٹوا دیے ہیں. یاد رہے جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس کو پرائیویٹ سیکریٹری کی رشوت ستانے سے متعلق قائم مقام چیف جسٹس کو خط لکھا. جیسے بابر ستار صاحب نے اپنے سیکریٹری کے ذریعے خط لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ جناب آپ کا جو عملہ ہے اور خاص طور پر وہ عملہ جو کہ ججز امپورٹ ہوئے ان کا جو عملہ ان کے ساتھ آیا یہ لوگوں سے پیسے لے رہا ہے, لوگوں سے رشوتیں لے رہا ہے, دھمڑی پکڑ رہا ہے, تو اس کی کیمرے چیک کریں, اس کے اوپر انکوائری بٹھائیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ 3 دنوں کے لیے انکوائری بھی بٹھائی گئی تھی, نہ تو انکوائری کی رپورٹ نکلی, لیکن یہ بات ہوئی ہے کہ محترم جج صاحب نے کیمرے ہٹا دیے. یہ کام ٹھیک کیا انہوں نے, یہ بالکل ٹھیک کیا ہے. توڑنے چاہیے تھے, میرے خیال میں ہٹانے نہیں چاہیے تھے, ہاکی لا کر ہاکی سے توڑنے چاہیے تھے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.